बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस सिद्रा शाहिद। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस एंड इट्स एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है ये, जो अभी 2021 के लिए एग्जाम्स में आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। होम्योस्टेसिस को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एनवायरनमेंट क्या होता है, देखें, वो तमाम कंडीशंस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती हैं। वो तमाम कंडीशंस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे क्या कहलाती हैं? उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट कहलाती हैं। ऑल द कंडीशंस in which an organism survives, वो क्या कहलाती हैं? हमारी वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अमीबा की एग्जांपल लेते हैं। अमीबा कहाँ रहता है? पॉन्ड वाटर में रहता है, ठीक है, पॉन्ड वाटर में रहता है। तो वो जो पॉन्ड है, पॉन्ड का पानी है, वो सब क्या है? अमीबा के लिए उसका क्या है? इन्वायरमेंट है, यानी कि उसका माहौल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं फ़िश की। फ़िश कहाँ रहती है? सी वाटर में अगर रहती है तो वो सी वाटर क्या होगा? उसका सी वाटर उसका इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, मीन्स कि हम कहाँ रहते हैं? खुश्की में रहते हैं, और साथ साथ हमें पानी की भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। हम टेरेस्ट्रियल हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हम लैंड पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो लैंड पर रहते हैं, ठीक है, हम ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है। तो हम आबो हवा, हमारी वो मिट्टी, वो पानी और तमाम हमारे आसपास की चीज़ें, धूप, सनलाइट वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कि सब मिलकर हमारा क्या बनाती हैं? माहौल बनाती हैं। किसी प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट के इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर कितना पानी है, उसकी सॉइल में कितना पानी है, कितने सॉल्ट और मिनरल्स वगैरह उसकी सॉइल में मौजूद हैं। ये सब किसका इन्वायरमेंट बनाते हैं? एक प्लांट का इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में तो हमने ये पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक होम्योस्टेसिस की तरफ। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। होता क्या है? स्टेडी स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं ना, उन सब की बिल्कुल एक परफेक्ट स्टेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो मेंटेन हुई भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये होम्योस्टेसिस है। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पंखा चल रहा है और बड़े मज़े से आप बैठे हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से क्या होता है? लाइट चली जाती है और आप क्या करना, यू स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, ठीक है, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, आप अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू हो जाते हो, और आप उस कंडीशन को समझ लें, आपको वो कंडीशन जो है वो पसंद नहीं आती, सही है। तो ऑब्वियसली आप क्या चाहेंगे? यू वांट टू मूव बैक योरसेल्फ टू द कंफर्टेबल कंडीशन, ठीक है ना, कि आप क्या चाहेंगे? आप दोबारा अपनी उस कंफर्टेबल कंडीशन में आना चाहेंगे जिसमें आप पहले से मौजूद थे, क्योंकि लाइट पहले थी, आप आराम से बैठे थे, आपको गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। अब लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि आप अपनी कंफर्टेबल कंडीशन पे जाना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है आप वो करेंगे, अपना जनरेटर ऑन करने का सोचेंगे, या कुछ भी अपने हाथ से ही अगर आपको हवा कर देंगे, या आपको अपना डोर खोलना है, या आपको अपनी विंडो ओपन करनी है, तो आप कुछ भी करेंगे। मतलब
मतलब कि अपने आप को कंफर्टेबल फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी कुछ आप कर सकते होंगे आप वो करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बॉडी के अंदर की बात करें तो बॉडी के अंदर की pH, टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वगैरह, ये तमाम कंडीशंस मैं लिख के बताती हूँ आपको कि अगर हम इनसाइड द बॉडी बात करें, कंडीशंस and environment inside our body एग्जाम्पल हमारी बॉडी का pH, टेम्परेचर, हमारी बॉडी का pH, टेम्परेचर, वाटर लेवल, सही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सही है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर तो बिल्कुल बैलेंस पर है ना, ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस हैं अपनी अपनी, एक जो इनकी कंफर्टेबल, जो एक इनकी बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है ना, अगर ये उस पर हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक फील करेगी। अगर इन कंडीशंस में रिलैक्स फील करेगी, अगर इन कंडीशंस में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आता है, चेंजिंग आती है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, रिलैक्स फील नहीं करेगी, ठीक है, हमारी बॉडी रिलैक्स फील नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस होने लगेंगी या इनमें से कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाएगी तो हम क्या करेंगी, हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी किस चीज़ के लिए, उन नॉर्मल कंडीशन से निकलने के लिए कुछ एक्ट करेगी, कुछ ना कुछ कोशिश करेगी कि मैं इस अननॉर्मल कंडीशन से निकलकर अपनी उसी नॉर्मल वाली पहले वाली अपनी उसी कंडीशन पर आ जाऊँ, वही अपनी सूटेबल कंडीशन पर आ जाऊँ जो जो चीज़ें मुझे पहले मौजूद थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने का नाम जो है वो क्या कहलाता है, हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के या होम्योस्टेसिस को अचीव करने के आपकी बुक में 3 तरीके जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। 3 एस्पेक्ट्स कह लीजिए उन्हें या 3 कंडीशंस कह लीजिए कि जिससे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो होम्योस्टेसिस अचीव रहेगा, ठीक है। नंबर 1 पर आप देख लीजिए क्या चीज़ है आपके पास, ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 पर है एक्सक्रीशन और नंबर 3 पर है थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं। These are 3 different ways to achieve homeostasis. The important aspects of internal environment that must be kept constant are osmoregulation, excretion and thermoregulation. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑस्मोरेगुलेशन की बात करते हैं। What is osmoregulation? देखिए स्टूडेंट्स, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस होता है बेसिकली। व्हाट इज दिस, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस होता है बिटवीन 2 चीज़ों के दरमियान। बैलेंस होता है ये 2 चीज़ों के दरमियान। कौन सी 2 चीज़ें हैं, एक है वाटर एंड दूसरी क्या है, सॉल्यूट। कहाँ पर होती हैं दोनों चीज़ें, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, सही है। नन ऑफ दैम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। देखें बात क्या हुई, ऑस्मोरेगुलेशन क्या चीज़ होती है, हम कह रहे हैं कि एक बैलेंस होता है किस चीज़ में, वाटर में और सॉल्यूट में। बॉडी के अंदर मौजूद सॉल्यूट और बॉडी के अंदर मौजूद वाटर, सही है। ये इन दोनों चीज़ें जब बैलेंस में होती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन का। इतना समझ में आ गया कि हम कह रहे हैं कि टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या चीज़ आपको बैलेंस करनी है, अमाउंट ऑफ वाटर बैलेंस करना है, अमाउंट ऑफ वाटर बैलेंस करना है और उसके साथ साथ क्या बैलेंस करना है, सॉल्ट्स एंड सॉल्यूट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है,
इन चीज़ों को हमारी बॉडी में क्या करना है, बैलेंस रखना है। ऑल द मैकेनिज्म्स दैट वर्क फॉर बैलेंसिंग अबव कंडीशंस, देखें वो तमाम तरीके, वो तमाम क्या चीज़ें, वो तमाम मैकेनिज्म्स, वो तमाम मैकेनिज्म्स जो कि वर्क करें बैलेंस करने के लिए इन कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस को, अमाउंट ऑफ वाटर को, सॉल्ट को, सॉल्यूट्स को बैलेंस करने के लिए जो भी मैकेनिज्म यूज़ होता है, सही है, वो क्या कहलाते हैं, वो मैकेनिज्म्स भी ऑस्मो रेगुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील थर्स्ट, सही है, हम प्यास फील करते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जब हम प्यास फील करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम प्यास फील कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद नंबर 3 हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन। देखें एक्सक्रीशन क्या होता है, हमें पता है किसी भी चीज़ के नतीजे में जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है तो, या कोई भी किसी भी मैकेनिज्म के नतीजे में 2 चीज़ें बनती है, हमेशा किसी भी मैकेनिज्म के नतीजे में 2 चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ होती है काम की, दूसरी चीज़ होती है फालतू। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सपोज आप एक चिप्स खाते हैं, ठीक है, कोई लेज़ वगैरह कोई भी आप चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें खाने वाली चीज़ एक होती है जो आपके काम की होती है, और दूसरे वो जो उसका पैक होता है ना, जो आप उसको फेंक देते हो रैपर को, वो फेंकने वाली चीज़ एक अलग निकल जाती है। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ ऐसी होती है जो डाइजेस्टेबल होती है और दूसरी चीज़ जो होती है वो अनडाइजेस्टेबल होती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वो जो अनडाइजेस्टेबल चीज़ है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालने का नाम ही एक्सक्रीशन है। ठीक है, हमने बॉडी में क्या किया, कोई भी चीज़ इंटेक की, खाना खाया, जो कुछ लगना था वो लगा, हमारी बॉडी में जो जो चीज़ यूज़ होनी थी वो यूज़ हुई, और जो कि अनडाइजेस्टेबल चीज़ें थी वो क्या हो गई, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म कि एक्सक्रीशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक आप दूसरी एग्जांपल लीजिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ, एक वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बना, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बना, जिससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बना, जिसे हमने क्या किया, बॉडी से बाहर हम निकाल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ होती है ना हमारी बॉडी के मैकेनिज्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड हम थ्रू नोज अपनी निकाल देते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास एक्सक्रीशन हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन। नंबर 3 इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, अच्छा जनाब, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो से आपके दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है, हमारे दिमाग में थर्मो का नाम सुन के शुरू से ही क्या आ जाता है, एक टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर आ जाता है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की ऐसी क्या ज़रूरत है। ठीक है भाई, ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, हमारी बॉडी में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स के बारे में बहुत लेंदी पढ़कर आए हो। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं। अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी का कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी रिएक्शंस इतने स्लो हों कि हम मर जाएं। ठीक है, हम सर्वाइव ही ना कर पाएँ। तो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उनको स्पीड अप कौन कराता है, उनको स्पीड अप एंजाइम्स कराता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स, अगर एंजाइम्स के टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आता है तो देयर एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, तो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो वर्क बेस्ट करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर
एंजाइम्स क्या करते हैं, वर्क बेस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अच्छा हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पर सारे एंजाइम्स जो हैं वो बेटर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतना डाउन फील करते हैं कि हमसे कोई उठा नहीं जा रहा होता, कोई काम नहीं किया जा रहा होता, ठीक है, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है ना। तो ये हमारा एंजाइम्स की एक्टिविटी भी क्या हो रही होती है, उससे ख़राब हो रही होती है, उसकी एक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ रहा होता है। फिर हम जैसी मेडिसिन लेते हैं तो हमारी क्या होती है, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है और हम अपना काम करने लगते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम कहते हैं कि वो तमाम मैकेनिज़्म, हमने पहले पढ़ा था कि वो तमाम मैकेनिज़्म जो कि अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स और सॉल्यूट्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, वो तमाम मैकेनिज़्म एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा था, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए यूज़ होते हैं, उन तमाम मैकेनिज़्म को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वो तमाम मैकेनिज़्म जो थर्मोरेगुलेशन को, यानी कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो तमाम मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशंस कहते हैं। ठीक है, ऑल थ्री मैकेनिज़्म्स आर रेगुलेटेड टू अचीव द स्टेडी स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। हम क्या कहते हैं कि ये जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी ना, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, इन तमाम को हमने बोला भाई ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट लेवल। ये दोनों बॉडी में बिल्कुल बराबर होने चाहिए, वरना तो बॉडी ठीक वर्क नहीं करेगी हमारी। ठीक है, इनको बैलेंस करने का नाम हमने क्या बोला, जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन कराते हैं। भाई एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी में प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, बॉडी रेगुलेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। थर्मोरेगुलेशन, भाई टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब ये तमाम इन तीनों चीज़ों को रेगुलेट हो जाए ना, अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाएं, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी के सर्वाइवल के लिए, तो समझ लें आपने स्टेडी स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस अचीव कर ली। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी, हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है और हमें पता चल जाता है, जैसे हमें फीवर हो गया, हमारी बॉडी काम करना छोड़ देती है। ठीक है, हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाता है, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि ये चेंज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि वो कब, कि हमें बॉडी को पता कैसे चलता है हमारी बॉडी में, देखें। और ये मैकेनिज़्म जो है ऑस्मोरेगुलेशन का या एक्सक्रीशन का या थर्मोरेगुलेशन का, इसे किस वक्त काम करना है और किस वक्त रुक जाना है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस काम के लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जिनका नाम होता है फीडबैक मैकेनिज़्म या फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म होता है जो कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ऑपरेट किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म वो प्रोसेस होता है या वो मैकेनिज़्म होता है जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को, यानी कि फेवरेबल कंडीशन, जो हमारी बॉडी की एक कांस्टेंट कंडीशंस हैं, उन्हें मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं रिसेप्टर्स पर। ठीक है, किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, तो उसमें से पहली चीज़ जो है वो क्या है, रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर body cells that detect any change in environment। या बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है ना, बॉडी के अंदर का चीज़ हो गई तो उसे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारी स्किन में भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं।
हमारी स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। हमारी स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं किसको, रिसेप्टर्स रिपोर्ट करते हैं चेंज को। हम कह रहे थे ना कि हमारी बॉडी में चेंज आ गया, पता कैसे चलता है, तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, चेंज को डिटेक्ट करना। इनका फंक्शन क्या होता है या इनकी ड्यूटी क्या होती है, टू डिटेक्ट चेंज एंड send it forward रिसेप्टर्स का काम क्या हो गया कि वो डिटेक्ट करेंगे चेंज को, कि भाई कोई चेंज आया है। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि वो चेंज करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे चेंज को और क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, कि भाई जिस चीज़ का काम और आगे बढ़ा देंगे। समझे, बस डिटेक्टर क्या करते हैं, अभी इतना समझे। रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं चेंज को, कि भाई कौन सा चेंज आया, और फिर उसे क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे कहाँ बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं ये उस चेंज को या उस मैसेज को, चेंज कह लें या आप मैसेज कह लें, तो ये उस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं किस तरफ, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी तरफ। सही, फॉरवर्ड इट टू कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम। जिसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उसमें से बेसिकली हमें किसका काम है, अभी ब्रेन का काम है। नर्वस सिस्टम में से किसका काम है, अभी ब्रेन। सही है, रिसेप्टर्स ने क्या किया, सबसे पहले डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद आगे बढ़ाया, सेंड किया मैसेज किसके पास, ब्रेन के पास। ठीक है, सेंड किया मैसेज को किसके पास, ब्रेन के पास सेंड कर दिया। ठीक है, अब ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन करेगा एनालाइज कि भाई कौन सा वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, चेंज को रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उस ऑर्गन के पास जाएगा जो कि जिसका भी काम है। ठीक है, जो भी इस मसले को हल कर सकता है ना, उसी रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास जाएगा। और वो ऑर्गन क्या कहलाएगा, इफेक्टर। वो ऑर्गन क्या कहलाएगा, इफेक्टर कहलाएगा। देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या बात की, हमारे पास हम कह रहे हैं कि काम कैसे होता है, चेंज कैसे पता चलता है, भाई फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, उनका काम ही क्या होता है कि वो चेंज पता करते हैं। जैसे पुलिस नहीं होती, पुलिस देखती रहती है भाई कहाँ पर क्या गलत काम हो रहा है, फटाफट डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ भाई उठा लो, उठा लिया, पता किया कौन सा जुर्म था, क्या था, ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भेज दिया, भाई इसने ये किया था, ये किया था। अब वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब वो डिपार्टमेंट फैसला करेगा कि अब इस बंदे का करना क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, और उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, वो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। सही है, एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि अपनी बॉडी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, जिसके बाद हम क्या करते हैं, हॉट फील करना शुरू कर देते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो हमारी स्किन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं डिटेक्टर का काम। ठीक है, वो डिटेक्टर का काम परफॉर्म करते हैं और फिर क्या करते हैं, चेंज चेक करते हैं कि किस चीज़ में आया है, तो पता चलता है भाई चेंज टेम्परेचर में आया है। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, मैसेज सेंड करेंगे किसको, ब्रेन को मैसेज सेंड करेंगे, और हमारा ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि आपको जनरेटर स्टार्ट करना है मिस्टर। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा ब्रेन डिसाइडेड करेगा। सही है, अब हमारा और हमारे इफेक्टर इस सिनेरियो में इफेक्टर्स कौन होंगे, इस सिनेरियो में इफेक्टर हमारे स्वेट ग्लैंड्स होंगे, जिन्होंने स्वेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। और फिर जब आप क्या नाम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो वो आगे की बात होगी। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, स्वेटिंग को रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो ये स्वेटिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है? ये स्वेटिंग स्टार्ट इसलिए होती है ताकि आपकी बॉडी को कूल डाउन किया जाए। हम कभी कभी हमें क्या होता है, फीवर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पैनाडोल लेते हैं, ठीक है, या जो भी मेडिसिन हमें सूटेबल होती है हम वो मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन लेने के बाद हमें क्या होता है, हम फील करते हैं कि हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। अब वो स्वेटिंग जो होती है ना, वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, ये स्वेटिंग भी क्या होती है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए होती है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये कितनी देर तक काम करता है। अब जैसे कि फॉर इन केस हमने बोला कि फीडबैक मैकेनिज्म में हमें स्वेटिंग स्टार्ट होगी, अगर ये स्वेटिंग स्टॉप ना हो तो फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, एक काम करता है एक टाइम तक, ठीक है, काम करता है एक टाइम तक। इसको ये पता होता है कि हाउ लॉन्ग शुड बी द प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है, इसे ये पता होता है कि प्रोसेस कितनी देर तक कंटिन्यू रहना चाहिए। वंस द बॉडी कूल्स डाउन स्वेटिंग गेट्स स्टॉप, जब एक दफ़ा बॉडी आपकी कूल डाउन हो जाती है, स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है। अगर तो स्वेटिंग डज नॉट स्टॉप, अगर स्वेटिंग स्टॉप ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसी वजह से क्या होता है, अल्लाह ताला ने ये जो सिस्टम रखा है ये इसको बैलेंस में रखा है। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। नंबर वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और नंबर टू इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया कीजिए, वरना कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं बीच में, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा स्टूडेंट्स ने पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब जितनी कोशिश है मेरी इसको आसान बना के आपको समझाने की उतनी मैं करती हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर सेटिस्फाई करूँगी, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? अच्छा जनाब, एक चीज़ जो हमारी बॉडी में पहले इंक्रीज़ हो रही थी, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि वो चीज़ डिक्रीज़ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि पहले एक काम इस डायरेक्शन में हो रहा था, बॉडी ने क्या किया, उसे इस डायरेक्शन में कर दिया, या एक काम पहले इस डायरेक्शन में हो रहा था, बॉडी ने कुछ ऐसा किया कि काम इस डायरेक्शन में हो गया, एंड तो ये वाला मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि आपकी बॉडी में जो भी काम हो रहा था ना, उसका रिवर्स ऑपोजिट काम बॉडी ने कर दिया, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर टू पर, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंक्रीज हो रही थी, बॉडी ने और इंक्रीज करा दी, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, ठीक है। या अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही थी, बॉडी ने और डिक्रीज करा दी, तो वो भी नेगेटिव फीडबैक हो गई। ये मैं आपको और एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखें, सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, फॉर लेट सपोज हमने क्या किया, हमने खाने में कुछ स्वीट खाई, ठीक है। उसको खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या हुआ, वो जो खाना था, जो भी कुछ हमने लिया था, या स्वीट खाई या वेजिटेबल्स खाए या कुछ भी खाए या मीट खाया, कुछ भी खाया, वो जाके किस में ब्रेकअप होता जाता है, ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है। ग्लूकोज में चेंज होने के बाद अब क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारे पास जब हमारी इंटेस्टाइन में जाके जमा होता है, आफ्टर डाइजेशन ना, इंटेस्टाइन में जाके जमा होता है, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, इंटेस्टाइन से भी हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जो मटेरियल पड़ा होता है उसमें से वाटर को क्या करती है, सक करती है, ठीक है। अब वहाँ से जब इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज जब हमारे पास सक होगा और ब्लड में शामिल होगा, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, सही है। अब ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बॉडी में अल्लाह ताला ने एक हमारे एब्डोमेन में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियाज रखा है। पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज क्या करेगा, वो हम उसकी सिक्रीशन को क्या कह लेते हैं हम, इंसुलिन। एक एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, इंसुलिन। अब वो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करना शुरू कर देता है, बोलता है भाई जाओ तुम्हारी ज़रूरत है बाहर, ठीक है। जैसे बच्चे कमरे में लड़ रहे होते हैं ना, तो फिर मामा आ जाती हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से कि इंसुलिन आ गई, ठीक है, इंसुलिन आई, इंसुलिन ने जाके क्या किया भाई, वो जो ग्लूकोज जो था ब्लड में शामिल हो रहा था, उसको जाके उसने सेल्स पे डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमारा नॉर्मल हो गया।
ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ कि ग्लूकोज पहले बढ़ रहा था, बॉडी ने जाके उसको नॉर्मल करा दिया या कम करा दिया, तो ये हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म हो गया, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल जो है बुक में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप एक इजी सी एग्जांपल लीजिए। आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ा होगा, अभी आप चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्शन और पढ़ेंगे अभी आगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, ये फीमेल का यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस है, इसके अंदर ये बाहर मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बेबी है, प्लासेंटा से बेबी से ज्वाइन हुआ हुआ है, बहुत खतरनाक किस्म की तस्वीर बनी है, ठीक है, ये इससे ज्वाइन हुआ हुआ है। तो क्या होता है, अब जब 9 मंथ्स तक बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है, उस डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का एंजाइम जो है, वो एक तरीके का हार्मोन जो है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी रिलीज़ करना शुरू कर देती है, ताकि इस जगह की क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, ये जगह पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है, मूव होना बेबी नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, स्टार्ट नीचे की तरफ मूवमेंट बेबी की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम है, थोड़ी कम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है, ऑक्सीटोसिन और बढ़ा देगी, और बढ़ानी है, बॉडी और बढ़ा देगी, उस वक्त तक बढ़ाती रहेगी जब तक कि बेबी बाहर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ थी, एक चीज़ बढ़ रही थी, बॉडी ने उसको मजीद बढ़ाती चली गई, ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल होगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, इसी का रिड्यूस लेबर से रिलेटेड ही टॉपिक होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी होम्योस्टेसिस का, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, तो उसमें एक लाइक आपका बहुत काउंट करता है, आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए एक गिफ्ट का काम करता है, ठीक है। तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।